नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मध्यकालीन बिहार की हमारी कक्षाएं जारी है। इसमें हम आज देखेंगे बिहार में मध्यकालीन समय में बिहार का सांस्कृतिक विकास और इसके अंतर्गत हम सूफी आंदोलन को देखेंगे, कुछ स्थापत्य को देखेंगे और कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्र को देखेंगे। आइए देखते हैं पहले सूफी आंदोलन को। सूफी आंदोलन के अंतर्गत पहला इन्फॉर्मेशन यह है कि बिहार में जो पहले सूफी संत थे उनका नाम था इमाम ताज फकीह। और इनका केंद्र जो था वो था मनेर। तो पहला इन्फॉर्मेशन सूफी आंदोलन के अंतर्गत कि पहला जो सूफी संत हमें दिखाई पड़ते हैं वह है इमाम ताज फकीह और इनका केंद्र है मनेर। आप यहाँ ऐड कर लीजिए कि यह 12वीं सदी के संत हुए, क्योंकि कभी काल यूपीएससी में आप देखते होंगे कि भक्ति संतों को उनके टाइम पीरियड को देकर पूछा जाता है और शासकों से समकालीन बताया जाता है कि अकबर के समकालीन थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक ऐसे करके बताया जाता है कि समकालीन थे। तो हो सकता है कि अगर ये पैटर्न बीपीएससी अपनाए तो आपको याद रहे, तो आप यहाँ और लोग से लीड की स्थिति में होंगे। बिहार में भारत की तरफ से कई सूफी संप्रदाय देखने को मिलता है, जैसे चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, किंतु सबसे जो लोकप्रिय संप्रदाय बिहार में हुआ, जिसको लोकप्रियता मिली है, वह है फिरदौसी। तो फिरदौसी संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय था और इसके एक संत हुए, वो प्रमुख वो थे संत सरफुद्दीन याह्या मनेरी। इस संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत हैं संत सरफुद्दीन याह्या मनेरी, और इनका जो समय था वो था 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो 14 एडी में इनका टाइम पीरियड होता है। एक और संत आप देखिए, वो थे संत दरिया साहब, और इनके जो अनुयायी थे ये 18th सेंचुरी में होते हैं, 18th एडी में, और इनके अनुयायियों को दरियापंथी कहा गया। दरियापंथी। तो संत दरिया साहब 18वीं सदी के एक प्रमुख सूफी संत थे बिहार में, और इनके अनुयायी दरियापंथी कहलाए। ठीक है, बिहार में इस समय जैसा कि आप जानते होंगे कि फारसी एक प्रमुख भाषा थी। तो फारसी भाषा के कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं। इसमें है पटना, बिहार शरीफ, और भागलपुर। तो फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर। मध्यकालीन बिहार के कुछ स्थापत्य को हम देखेंगे। इसमें एक है मलिक इब्राहिम का मकबरा। ठीक है, और यह मकबरा जो है वह है बिहार शरीफ वर्तमान में नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। और यह जो है
वह तुगलक शैली में बना हुआ है। तो तुगलक शैली का यह मकबरा है। अब आगे हम देखेंगे शेरशाह का मकबरा, और यह जो है सासाराम में है, और सासाराम में यह जो बना है वो अफगान शैली में, अष्टकोणीय है यह, और तुगलक शैली में दीवारें जो है ढाल नुमा होती थी। ठीक है। अब एक देखेंगे शाह दौलत का मकबरा। शाह दौलत का मकबरा, और यह बना हुआ है मनेर में, जो पटना में है, और यह मुगल शैली का उदाहरण है। तो मलिक इब्राहिम जो तुगलक काल के एक प्रशासक थे, इनका मकबरा बिहार शरीफ में है और यह तुगलक शैली में है। शेरशाह सासाराम में है इनका मकबरा, और यह अफगान शैली का उदाहरण है। शाह दौलत यह मनेर में इनका है मकबरा, और यह मुगल शैली का उदाहरण है। तो इसे आप याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है, कभी एग्जाम्पल में। और यह शाह दौलत वाला तो पूछा भी जा चुका है, और शेरशाह वाला मलिक इब्राहिम का पूछा जा सकता है, और शैली पे नहीं क्वेश्चन आया है, यह है कि कहाँ पर अवस्थित है। तो ठीक है, इस तरह से हमारा बिहार का संस्कृति विकास का यह चैप्टर समाप्त होता है। आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत में बिहार की स्थिति या बिहार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उस। इसके अंतर्गत पहला हम बख्तियार खिलजी को देखेंगे, पढ़ेंगे। बख्तियार खिलजी का जो समयकाल है वह है 1193 से 1206। तो एक तो समय आप याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी के बारे में पहला इन्फॉर्मेशन यह है कि यह बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का वास्तविक श्रेय इसे जाता है। तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी ही पहला बिहार में आक्रमण करता है, और उस समय वह जौनपुर में वहाँ के सेनापति का सहायक होता है। ठीक है। और वहाँ पर वो बिहार पर जब आक्रमण करता है तो उस समय के नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार को नष्ट कर देता है। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि नालंदा और विक्रमशिला महाविहार का यह विध्वंसक भी कहलाता है। तो पहला इन्फॉर्मेशन है कि तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक है, और दूसरा कि नालंदा और विक्रमशिला महाविहार का विध्वंसक है। और जब ये आक्रमण करता है तो उस समय लक्ष्मण सेन शासक होता है, सेन वंश का शासनकाल चलता रहता है। तो दक्षिण बिहार पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है। उत्तर बिहार उस समय बंगाल के ही अंतर्गत रह जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश यह पहला सुल्तान है जो बिहार पे आक्रमण करता है। तो पहला अगर तुर्क पूछे तो बख्तियार खिलजी, अगर पहला सुल्तान पूछे तो इल्तुतमिश। ठीक है। अब हम देखेंगे बलबन को। बलबन जो है तुगरिल विद्रोह के समय बिहार पर सैन्य अभियान करता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बलबन का बिहार में सैन्य अभियान कब होता है, तो तुगरिल विद्रोह के समय। अब आइए देखते हैं हम तुगलक काल में। तो तुगलक काल में गयासुद्दीन तुगलक का
बंगाल अभियान के दौरान मिथिलांचल तिरहुत क्षेत्र में जो कर्नाट वंश रहता है उस पर आक्रमण होता है। तो उसको तो हमने कर्नाट वंश के अंतर्गत ही पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके कार्यकाल में जो कर्नाट वंश रहता है तिरहुत का क्षेत्र, उसे तुगलक साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस तरह से तिरहुत का विलय हो जाता है और इसका नाम उसने रखा तुगलकपुर इसका नाम वो रखता है। इसके कार्यकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना है, वह है दरभंगा में जामा मस्जिद का यह निर्माण करवाता है। और यह जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वह संत जो सरफुद्दीन याह्या मेनेरी है उनकी बातों का एक संकलन है जिसे मलफूजात कहते हैं, उससे हमें मिलता है। तो मलफूजात जो संत सरफुद्दीन याह्या मेनेरी के बातों का संकलन है, उससे हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि तिरहुत को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया जाता है और तुगलकपुर नाम दिया जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक यह बंगाल पर अभियान करता है और यह जो अभियान करता है वह उस समय झारखंड भी बिहार का ही भाग था। 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड का बंटवारा हुआ, तो झारखंड की ओर से करता है। ठीक है, तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्रों से होते हुए यह बंगाल पर अभियान करता है। इसके बारे में पहला इन्फॉर्मेशन यह है कि पटना और गया से इसके कुछ अभिलेख मिले हैं। ठीक है, और दूसरा है कि राजगीर के जैन मंदिरों को अनुदान देने का उल्लेख आता है इसके द्वारा, कि राजगीर के जो उस समय के जैन मंदिर थे उनको यह अनुदान देता है। और यह इसके बारे में एक और यह इन्फॉर्मेशन है कि शेख अहमद चिरमपोश ये एक संत थे, उनसे भी यह मुलाकात करता है। ठीक है, ये सूफी संत थे शेख अहमद चिरमपोश, इनसे भी यह मुलाकात करता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वह थी बिहार शरीफ, और इसी काल में बिहार का नाम बिहार पड़ता है। और यह क्यों पड़ता है? क्योंकि बौद्ध विहारों की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। और इसकी हमें जो जानकारी मिलती है वह मिनहाज द्वारा रचित तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त होती है। तबकात-ए-नासिरी मिनहाज की एक रचना है। इसमें जिक्र आया है कि बिहार का नाम पहली बार बिहार तुगलक काल में रखा गया, और इसका जो आधार है वह है कि इस समय बौद्ध विहारों की संख्या यहाँ अधिक थी। ठीक है, और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मिनहाज जो है ये तबकात-ए-नासिरी किसकी रचना है? तो ये मिनहाज की रचना है। और इसके बाद सिकंदर लोदी आता है, और सिकंदर लोदी से संबंधित दो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट। एक तो बिहार शरीफ से इसके अभिलेख मिले हैं, बिहार शरीफ अभिलेख, और दूसरा है कि दरिया खान नुहानी को यह बिहार का गवर्नर नियुक्त करता है। तो सिकंदर लोदी जो है वह दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त करता है और बिहार शरीफ से इसके अभिलेख प्राप्त हुए। तो दिल्ली सल्तनत
के अंतर्गत बिहार के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ है यही थी, और जो क्वेश्चन आपके बनाए भी जाएंगे वो यहीं से लगभग हम उम्मीद करते हैं कि बनेंगे। आइए देखते हैं मुगल काल में बिहार। मुगल कालीन बिहार। पहले इसके अंतर्गत हम बाबर को देखेंगे। बाबर को देखते वक्त 1529 का घाघरा का युद्ध, और इसमें अफगान पराजित होते हैं, ठीक है। और इस युद्ध के बाद कुछ स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि बाबर जो है वो बक्सर तक का जो क्षेत्र है उस पर अधिकार उसका हो जाता है, और बक्सर वर्तमान में बिहार में ही अवस्थित है, तो बक्सर पर अधिकार। तो घाघरा का युद्ध में अफगान पराजित होते हैं, उसके बाद बाबर का जो अधिकार है क्षेत्र है उसमें विस्तार होता है, और वो बिहार का वर्तमान में बक्सर जो जिला है उस वहाँ तक उसका अधिकार क्षेत्र विस्तारित हो जाता है। उसकी आत्मकथा है तुझके बाबरी। उसमें एक प्रसंग आता है कि बाबर जो है मनेर आया था, ठीक है, और यहाँ पर जो दरगाह है उस पर वो हाजिरी भी लगाया था। हाजिरी माने वहाँ जाके दंड प्रणाम करना। बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। तो एक इन्फॉर्मेशन यह भी है कि मोहम्मद शाह का जो पुत्र है जलाल खां उसको बिहार का प्रशासक नियुक्त करता है। आप जैसा कि जानते होंगे कि बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक होता है भारत में। तो बाबर से संबंधित बिहार के बारे में यह 3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब हम देखेंगे हुमायूं को। हुमायूं के बारे में मात्र एक जानकारी इम्पोर्टेंट है, वह है 1532 में दौरा की लड़ाई, और इस लड़ाई में अफगान पराजित होते हैं और नुहानी वंश समाप्त हो जाता है। नुहानी वंश समाप्त, ठीक है। नुहानी वंश अफगानी राज्य होता है, और उस समय माना जाता है कि सिकंदर लोदी के समय में यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होता है, किंतु सिकंदर लोदी के बाद समय में सिकंदर लोदी के संरक्षण में आ जाता है, और फिर यह माने समय समय पे कभी स्वतंत्र स्वायत्त कभी सहयोग से राज्य करता रहता है। लेकिन 1532 में दौरा की लड़ाई होती है हुमायूं के समय में, और इसमें अफगान जो यह है नुहानी वंश वो पराजित हो जाता है और समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अकबर को, क्योंकि आप जैसा कि जानते होंगे कि बीच में कुछ समय के लिए शेर शाह आता है, और शेर शाह जो है वो चूँकि हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का अपने को शासक घोषित करता है, तो वो जो है बीच में कुछ समय के लिए मुगल जो होते हैं वो भी स्थापित हो जाते हैं, और अकबर जो है 1555 ईस्वी में जो उसका राजाभिषेक होता है उसके बाद से फिर से मुगल का पुनर्स्थापना होता है, और मुगल जो है उसके बाद से कंटिन्यू 1707 तक तो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में, किंतु उसके बाद एक दुर्बल उत्तराधिकारियों के अंतर्गत एक कमज़ोर राज्य के रूप में 1857 तक कंटिन्यू करते हैं, और बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय उनका पूर्णतः समाप्ति होती है। तो इस तरह से आइए देखते हैं अकबर को। अकबर जो है वो 1574 में बिहार पर पहला आक्रमण करता है, ठीक है, और 1576 में पटना नगर को जीत लेता है, ठीक है। तो 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 1574 में आक्रमण और 1576 में पटना नगर का विजय, ठीक है।
1580 में बिहार को मुगल का एक सूबा बनाया जाता है। सूबा माने प्रांत। तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी रहता है अकबरकालीन कि 1580 में मुगल साम्राज्य का इसे एक प्रांत बनाया जाता है। मान सिंह जो एक राजपूत शासक थे, उनको प्रांतपति बनाया जाता है बिहार का। और इनका कार्यकाल जो होता है वह है 1587 से 94, 1587 से 94। और इन्होंने रोहतास को अपना राजधानी बनाया एक बार, और एक बार इन्होंने राजमहल को भी राजधानी बनाया। तो इनके कार्यकाल की दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि रोहतास को मानसिंह एक बार बिहार की राजधानी बनाते हैं और एक बार राजमहल को भी इन्होंने राजधानी बनाया। तो अकबरकालीन ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बिहार से संबंधित रही। आइए अब देखते हैं जहांगीर काल में। तो जहांगीर कालीन दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। एक तो ये अपने पुत्र परवेज को प्रांतपति नियुक्त करता है, और एक है इन्फॉर्मेशन तुजुके जहांगीर, इसकी आत्मकथा है। उसमें एक प्रसंग आता है कि उस समय का छोटा नागपुर का क्षेत्र जो झारखंड का हिस्सा है अब, उसमें सोने की खान की चर्चा आती है कि वहाँ सोने की खान जो है वो है, और हीरा का खान पहले से ही था, और वह जो है उसमें मुगलों का अधिकार था। तो ये दो इन्फॉर्मेशन जहांगीर कालीन है। आइए अब देखते हैं औरंगजेब का। औरंगजेब तो यह अपने पौत्र अजीम को बिहार का प्रांतपति नियुक्त करता है, और इसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा है। अजीमाबाद अजीम ने, और इसने पटना का पुनर्निर्माण का कार्य भी किया। पुनर्निर्माण का कार्य भी यह करता है। तो औरंगजेब के काल का जो महत्वपूर्ण घटना बिहार से संबंधित है वह यह है, पहला कि इसने अजीम जो इसका पौत्र रहता है उसको प्रांतपति नियुक्त करता है, और अजीम जो है पटना का नया नाम रखता है अजीमाबाद, और इसने पटना का पुनर्निर्माण भी करवाया। यह दो तीन इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित है। उसके बाद फर्रुखसियर मुगल काल का एक शासक होता है। 1713 ईस्वी में इसका पटना में राज्याभिषेक होता है। तो यह पहला मुगल शासक है, या एकमात्र मुगल शासक जिसका पटना में राज्याभिषेक होता है। तो इससे संबंधित मात्र एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही था। आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बस ऐसे बता देता हूँ, यह कोई नोट करने वाली बात नहीं है कि इस समय बिहार जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत में, और इसके एशिया, यूरोप, अफ्रीका से व्यापारिक संबंध होते हैं। और 1730-34 के समय आते आते, चूँकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उस समय से मुगल कमज़ोर होने लगते हैं, तो बंगाल में जो नवाब होते हैं उनका बिहार पे अधिकार हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। तो उसके बाद बिहार में मुगल काल या मुगल शासक का किसी तरह का गतिविधि देखने को नहीं मिलता है। इनके कार्यकाल के एक आध और इम्पोर्टेंट जानकारी आप जान लीजिए। 1748 में रुहेलाओं का विद्रोह होता है, और 1751 में मराठों का बिहार पर आक्रमण होता है। क्योंकि
बिहार उस समय बंगाल का ही भाग होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1734 में जाके बंगाल का नवाब जो है वो लगभग स्वतंत्र हो जाता है और वो बिहार पर भी नियंत्रण रखने लगता है। तो इस कारण वह जो है मराठा का जब आक्रमण होता है बंगाल पर तो बिहार पे भी आक्रमण होता है। 1760 में राजकुमार अली गौहर का ब्रिटिशों के विरुद्ध असफल अभियान होता है। तो यह 3 महत्वपूर्ण जानकारियां मुगल कालीन ही है कि 1748 में रूहेला सरदारों का विरोध होता है और 1751 में मराठों का आक्रमण होता है, उस समय बिहार बंगाल का ही भाग होता है, और 1760 में राजकुमार अली गौहर का एक असफल अभियान होता है अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, अब इस तरह से मुगल काल का ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आइए देखते हैं मुगल कालीन बिहार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है शेरशाह। शेरशाह के बारे में, शेरशाह को हम जब पढ़ेंगे उसको 3 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक बेसिक परिचय इसका देखेंगे और इसके काल में हुए प्रमुख युद्धों को देखेंगे और कुछ प्रशासनिक सुधारों को हम जानेंगे। तो आइए पहले हम परिचय देखते हैं। इसका जन्म जो है वह 1472 ईस्वी में हुआ और कहाँ हुआ? होशियारपुर में। होशियारपुर, ठीक है। कुछ विद्वान 1486 भी बताते हैं, लेकिन जो मान्य है 1472 है। होशियारपुर में इसका जन्म होता है। इसके पिता का नाम हसन खां था और इसका बचपन का नाम फरीद खां था। और इसकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। और बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने इसे दिया था। आइए और एक आध इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दूदू बेगम जो मोहम्मद शाह की विधवा होती है उससे इसने शादी की। दूदू बेगम जो मोहम्मद शाह की। फिर 1530 में लॉर्ड मलिका से भी इसने शादी किया, जो चुनार दुर्ग का फौजदार था। ताज खां उसकी विधवा थी। तो चुनार दुर्ग का फौजदार ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका से इसने 1530 में शादी किया। यह इसका बेसिक जानकारी रहा। अब आइए देखते हैं इसके कार्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध होता है हुमायूं के साथ, और इसमें इसने हुमायूं को पराजित कर दिया और यहाँ पर वह शेरशाह की उपाधि धारण करता है। फिर 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। यह भी हुमायूं के ही साथ होता है और यहाँ से हुमायूं पराजित होकर ईरान में प्रवास कर जाता है और वह जो शेरशाह है वो दिल्ली का सुल्तान स्वयं को घोषित कर लेता है। और इस तरह से दिल्ली में फिर से एक बार द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। पहला अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ था बहलोल लोदी के समय
और शेरशाह के समय द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। 1543 में रायसीन का विजय करता है यह, और यहाँ पर पूरलमल जो शासक होता है उसको यह मार डालता है। तो पूरलमल जो यहाँ का शासक है उसकी हत्या कर देता है 1543 ईस्वी में रायसीन विजय के दौरान। 1545 में इसका कलिंजर अभियान होता है, जो इसका अंतिम अभियान होता है, और कलिंजर अभियान के दौरान यह घायल हो जाता है, और घायल के दौरान इसकी 22 मई 1945 को मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 22 मई 1945 को यह स्वर्गवास को सिधार जाता है। तो यह इसके कार्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए। आइए इसके कार्यकाल के कुछ प्रशासनिक सुधारों को देखते हैं। पहला सुधार है भू राजस्व। तो इसने एक लगान की नई पद्धति चालू की थी, जब्ती प्रणाली। ठीक है, यह जब्ती प्रणाली क्या थी? यानी भूमि की माप की जाती थी और भूमि के माप के आधार पर लगान का निर्धारण होता था। इसे ही हम जब्ती प्रणाली कहते थे। तो इसी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। आगे यह देखेंगे कि अकबर के कार्यकाल में और थोड़ा विकसित रूप में आता है। इसने कबूलियत और पट्टा प्रथा, कबूलियत और पट्टा प्रथा का भी प्रारंभ किया। तो भू राजस्व से संबंधित इसके ये प्रमुख सुधार थे। इसने आगे संचार के अंतर्गत ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया और डाक प्रथा भी प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसके संचार के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण कार्य हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद यह पटना में दुर्ग का निर्माण करवाता है और पटना को फिर से राजधानी बनाता है। तो राजधानी घोषित करता है पटना को, और दुर्ग निर्माण। ठीक है, और यह जो है हमें तारीख़े दाऊदी एक रचना है अब्दुल्ला की, तारीख़े दाऊदी, उससे हमें यह जानकारी मिलती है। एक रचना है तारीख़े दाऊदी जो अब्दुल्ला की रचना है, उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि इसने पटना को पुनः राजधानी घोषित किया और पटना में दुर्ग निर्माण करवाया। यह चांदी का रुपया भी चलाता है और तांबे का दाम, चांदी का रुपया का प्रारंभ इसके कार्यकाल में होता है। अब्बास खां सरवानी इसके जीवनी लेखक हैं, अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां सरवानी जो है इसके जीवनी लेखक हैं। इसने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत यहाँ एक और ऐड हम आपको कर दें, यह जिला स्तर की एक सरकार नामक इकाई का गठन करता है। यह जिला स्तर की इकाई होती है, यह इसके कार्यकाल में ही पहली बार दिखाई पड़ती है। आगे यह कंटिन्यू होता है अकबर के समय में। तो इसके ये सब सुधार है, प्रशासनिक सुधार, और इस तरह से शेरशाह का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।